The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आगरा हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 10 सितंबर 2015 को भोपाल मध्य प्रदेश में दिया। विश्व हिंदी सम्मेलन में मोदी जी ने कहा कि दूर से दूर देशों में भी हिंदी भाषा का प्यार हम महसूस करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारी भाषा समृद्ध कैसे बनेगी। दुनिया के कोने कोने से आए हुए सभी हिंदी प्रेमी भाइयों और बहनों, करीब 39 देशों से प्रतिनिधि यहां मौजूद है। एक प्रकार का ये हिंदी का महाकुंभ हो रहा है। अभी तो आप सिंहस्थ की तैयारी में हो, लेकिन सिंहस्थ की तैयारी के पहले ही भोपाल की धरती में ये हिंदी का महाकुंभ, उसके दर्शन करने का हमें अवसर मिला है। सुषमा जी ने सही बताया कि इस बार के अधिवेशन में हिंदी भाषा पर बल देने का प्रयास है। जब भाषा होती है तब हमें अंदाज नहीं होता है कि उसकी ताकत क्या होती है, लेकिन जब भाषा लुप्त हो जाती है और सदियों के बाद किसी के हाथ वो चीजें चढ़ जाती हैं, तो हर सबकी चिंता होती है कि आखिर इसमें है क्या, ये लिपि कौन सी है, भाषा कौन सी है, सामग्री क्या है, विषय क्या है। आज कहीं पत्थरों पर कुछ लिखा हुआ मिलता है तो सालों तक पुरातत्व विभाग उस खोज में लिखा रहता है कि लिखा क्या गया है, और तब जाकर के भाषा लुप्त होने के बाद कितना बड़ा संकट पैदा होता है उसका हमें अंदाज आता है। कभी कभार हम ये तो चर्चा कर लेते भाई दुनिया में डायनासोर नहीं रहा तो बड़ी बड़ी मूवी बनती है कि डायनासोर कैसा था, डायनासोर क्या करता था, जीव शास्त्र वाले देखते हैं कि कैसा था। कुछ आर्टिफिशियल डायनासोर बना करके रखा जाता है ताकि नई पीढ़ी को पता चले कि ऐसा डायनासोर हुआ करता था। यानी पहले क्या था, इसको जानने पहचानने के लिए आज हमें इस प्रकार के मार्गों का उपयोग करना पड़ता है। आज भी हमें सबदूर सुनने को मिलता है कि हमारी संस्कृत भाषा में ज्ञान के भंडार भरे पड़े हैं, लेकिन संस्कृत भाषा को जानने वाले लोगों की कमी के कारण उन ज्ञान के भंडारों का लाभ हम नहीं ले पा रहे हैं। कारण क्या? हमें पता तक नहीं चला कि हम अपनी इस महान विरासत से
धीरे धीरे कैसे अलग होते गए, हम और चीजों में ऐसे लिप्त हो गए कि हमारा अपना लुप्त हो गया। और इसलिए हर पीढ़ी का यह दायित्व बनता है कि उसके पास जो विरासत है, उस विरासत को सुरक्षित रखा जाए, हो सके तो संजोया जाए और आने वाली पीढ़ियों में उसको संक्रमित किया जाए। हमारे पूर्वजों ने वेद पाठ में एक परंपरा पैदा की थी कि वेदों के ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने के लिए वेद पाठी हुआ करते थे, और लिखने पढ़ने की जब सुविधा नहीं थी, कागज की खोज नहीं हुई थी, तो उस ज्ञान को स्मृति के द्वारा दूसरी पीढ़ी में संक्रमित किया जाता था और पीढ़ियों तक ये परंपरा चलती रही थी। और इस इतिहास को देखते हुए ये हम सबका दायित्व है कि हमारे जितने भी प्रकार के, आज पता चले कि एक पंछी है, उसकी जाति लुप्त होते होते 100-150 हो गई है, तो दुनिया भर की एजेंसियां उस जाति को बचाने के लिए अरबों खरबों रुपया खर्च कर देती है। कोई एक पौधा अगर पता चले कि उस इलाके में एक पौधा है, अब बहुत ही कम स्पेसिमेन रह गए हैं, तो उसको बचाने के लिए दुनिया अरबों खरबों खर्च कर देती है। इन बातों से पता चलता है कि इन चीजों का मूल्य कैसा है। जैसे इन चीजों का मूल्य है, वैसा ही भाषा का भी मूल्य है। और इसलिए जब तक हम उसे उस रूप में नहीं देखेंगे, तब तक हम उसके महात्म्य को नहीं समझेंगे। हर पीढ़ी का दायित्व रहता है भाषा को समृद्धि देना। मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, मेरी मातृभाषा गुजराती है। लेकिन मैं कभी सोचता हूं कि अगर मुझे हिंदी भाषा बोलना न आता, समझना नहीं आता, तो मेरा क्या हुआ होता। मैं लोगों तक कैसे पहुंचता, मैं लोगों की बात कैसे समझता। और मुझे तो व्यक्तिगत रूप में भी इस भाषा की ताकत क्या होती है उसका भली भांति मुझे अंदाज है। और एक बात देखिए, हमारे देश में, मैं हिंदी साहित्य की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदी भाषा की चर्चा कर रहा हूं। हमारे देश में हिंदी भाषा का आंदोलन किस लोगों ने चलाया? ज्यादातर हिंदी भाषा का आंदोलन उन लोगों ने चलाया है जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस हो, लोकमान्य तिलक हो, महात्मा गांधी हो, काका साहब कालेलकर हो, राजगोपालाचार्य हो, सबने, यानी जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, उनको हिंदी भाषा के लिए, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए जो दीर्घ दृष्टि से उन्होंने काम किया था, यह हमें प्रेरणा देता है। और आचार्य विनोबा भावे, दादा धर्माधिकारी जी, गांधीयन फिलॉसफी से निकले हुए लोग, उन्होंने यहां तक उन्होंने भाषा को और लिपि को, दोनों की अलग अलग ताकत को पहचाना था। और इसलिए एक ऐसा रास्ता विनोबा जी के द्वारा विचारों से प्रभावित लोगों ने डाला था कि हमें धीरे धीरे आदत डालनी चाहिए कि हिंदुस्तान की जितनी भाषाएं हैं, वो भाषाएं अपनी लिपि को तो बरकरार रखें, उसको तो समृद्ध बनाएं, लेकिन
नागरी लिपि में भी अपनी भाषा लिखने की आदत डालें। शायद विनोबा जी का ये विचार, दादा धर्माधिकारी जी का विचार, गांधीयन मूल्यों से जुड़े हुए लोगों का विचार, ये अगर प्रभावित हुआ होता तो लिपि भी भारत की विविध भाषाओं को समझने के लिए और भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर आई होती। उसी प्रकार से भाषा हर पीढ़ी ने, देखिए भाषा वो जड़ नहीं हो सकती। जैसे जीवन में चेतना होती है वैसे ही भाषा में भी चेतना होती है। हो सकता है उस चेतना की अनुभूति स्टेथोस्कोप से नहीं जानी जाती होगी, उस चेतना की अनुभूति थर्मोमीटर से नहीं नापी जाती होगी, लेकिन उसका विकास, उसकी समृद्धि उस चेतना की अनुभूति कराती है। वो पत्थर की तरह जड़ नहीं हो सकती है। भाषा वो मचलता हुआ एक हवा का झोंका जिस प्रकार से बहता है, जहां से गुजरता है, वहां की सुगंध को अपने साथ लेकर के चलता है, वो जोड़ता चला जाता है। अगर हवा का झोंका बगीचे से गुजरे तो सुगंध लेके आता है, और कहीं ड्रेनेज के पास से गुजरे तो दुर्गंध लेकर के आता है। वो अपने आप में समेटते रहता है। भाषा में भी वो ताकत होती है। जिस पीढ़ी से गुजरे, जिस इलाके से गुजरे, जिस हालात से गुजरे, वो अपने आप में समाहित करती है, वो अपने आप को पुरस्कृत करती रहती है, पुलकित करती रहती है। ये ताकत भाषा की होती है, और इसलिए भाषा चैतन्य होती है, और उस चेतना की अनुभूति आवश्यक होती है। पिछले दिनों जब प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था, तो हमारे विदेश मंत्रालय ने एक बड़ा अनूठा कार्यक्रम रखा था कि दुनिया के अन्य देशों में भारतीय लेखकों द्वारा लिखी गई किताबों का प्रदर्शन किया जाए। और मैं हैरान भी था और मैं खुश था कि अकेले मॉरिशस से 150 लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें, और वो भी हिंदी में लिखी गई किताबों का वहां पर प्रदर्शन हो रहा था। यानी दूर सुदूर इतने देशों में भी हिंदी भाषा का प्यार हम अनुभव करते हैं। हर कोई अपने आप से जुड़ने के क्या रास्ते होते आगे। कोई अगर इस भूभाग में नहीं आ सकता है, आने के हालात नहीं होते, तो कम से कम हिंदी के 2-4 वाक्य बोल करके भी वो अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त कर देता है। हमारा ये निरंतर प्रयास रहना चाहिए कि हमारी भाषा समृद्ध कैसे बने। मेरे मन में एक विचार आता है, भाषा शास्त्री उस पर चर्चा करें। क्या कभी हम हिंदी और तमिल भाषा का वर्कशॉप करें, और तमिल भाषाओं में जो अद्भुत शब्द हो उसको हम हिंदी भाषा का हिस्सा बना सकते हैं क्या? हम कभी बंगला भाषा और हिंदी भाषा के बीच वर्कशॉप करें, और बंगला के पास जो अद्भुत शब्द रचना हो, अद्भुत शब्द हो जो हिंदी के पास न हो, क्या हम उनसे लेख कह सकते हैं भाई ये भी दीजिए, हमारी हिंदी को समृद्ध बनाने के लिए इन शब्दों की हमें जरूरत है। चाहे जम्मू कश्मीर में गए, डोगरी भाषा में 2-4 ऐसे शब्द मिल जाएं, 2-4 ऐसी कहावत मिल जाए, 2-4 ऐसे वाक्य मिल जाए, वो मेरी हिंदी में अगर फिट होते हैं, हमें प्रयत्न पूर्वक हिंदुस्तान की सभी बोलियां, हिंदुस्तान की सभी भाषाएं, जिसमें जो उत्तम चीजें हैं, उसको हमें समय समय पर हिंदी भाषा की समृद्धि के लिए उसका हिस्सा बनाने का प्रयास करना चाहिए।
और ये अविरत प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी